अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं आगे नागिन में क्या हुआ। आप बच्चा खड़ा हो गया और हंसते हुए लड़खड़ाते कदमों से राजू की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर राजू पलटा और कोठी की जानब सरपट भाग खड़ा हुआ। राजू को यकीन हो गया कि ये कोठी और इसके मकीन खतरनाक है। राजू के भागते ही बच्चे की रफ्तार भी तेज हो गई। अचानक राजू को सामने बरामदे से दो इसी तरह के बच्चे अपनी तरफ भागते हुए नजर आए। अब राजू के उसान खता होने लगे। इसने बदहवास होकर कोठी की कोठी के अकब की तरफ दौड़ लगाई। शायद ये इसकी गलती थी, लेकिन इस वक्त उसे कुछ होश ना था। वो बुरी तरह खौफजदा हो चुका था। लेकिन कोठी के पीछे आते ही उसे एक अजीब मंजर नजर आया। दूर एक दरख्त के नीचे रमिया और सुमन खड़ी हुई नजर आई। रमिया एक लालटेन थामे खड़ी थी और सुमन यानी इसकी माँ आलती पालती मारे दोनों हाथ माथे से लगाए बैठी थी। इसके सामने एक तहत था जो नीचे ईंटें लगाकर बुलंद किया गया था पड़ा था और इस पर कोई लेटा हुआ था। दोनों माँ बेटी स्याल आबादे में सर से पांव तक लिपटी थी। रमिया, राजू जोर से चिल्लाया तो एकदम दोनों ने राजू की तरफ पलट कर देखा। यूं महसूस हुआ कि बिल्लियों के रोने की आवाजें बुलंद हो गईं और खामोशी छा गई। इन दोनों को देखकर उसे तहफ्फुज का एहसास उभरा। वो आहिस्ता हो गया। उसने पीछे देखा तो कोई बच्चा नजर ना आया। राजू सुमन और रमिया की तरफ बढ़ा। दोनों उसकी तरफ ही देख रही थी। इधर आओ, सुमन ने पुकारा तो वो फिर डर गया। उसकी आवाज में गुराहट नुमाया थी। राजू इसके पास पहुंचा तो इसका चेहरा इंतहाई पुरस्कार और कदरे स्या नजर आया। हालांकि वो अच्छी बड़ी खूबसूरत थी। हमारे बुलाए बगैर क्यों आयो? वो उसी अंदाज में फिर गुराई। मैं राजू के मुंह से कुछ ना निकल सका। राजू जो पहले ही डरा हुआ था, सुमन की आवाज और शक्ल और रवैया देकर मजीद सहम गया। गलती हो गई, राजू की जुबान से निकल गया। दफा हो जाओ यहाँ से और कमरे में बैठकर हमारा इंतजार करो। उधर वो बिल्लियां बच्चे मारे खौफ के राजू की जुबान से टूटे फूटे अल्फाज निकल रहे थे। कुछ नहीं है वहां, हरामजादे, चला जाए यहाँ से। सुमन का चेहरा खौफनाक हो गया तो राजू फौरन ही कई कदम पीछे सरका। एक नजर उसने रमिया की तरफ देखा जो लालटेन पकड़े खड़ी थी, तो लालटेन की रोशनी और स्याल आबादे में उसे स्याह सपाट चेहरे से अपनी तरफ देखते पाया। वो पलटा और वापस चल पड़ा, लेकिन इसके कदमों में जान ना थी। उसे पता था कि इधर बिल्लियां और बच्चे रोते हैं। वो इसी शशोपंज में छोटे छोटे कदम उठाता हुआ अगबी हिस्से से कोठी के फ्रंट की तरफ आने लगा। इत्मीनान ये था कि अभी तक बिल्लियों के रोने की कोई आवाज ना आई थी। जैसे ही वो बरामदे में आकर सामने की तरफ आया तो उसे हैरत का जोरदार झटका लगा। तमाम कमरे और बरामदा रोशन था। गेट के पास भी ठीक ठाक रोशनी थी। रवश पर एक लैंड क्रूज और रमिया की होंडा कार खड़ी थी। बिल्लियों और बच्चों का नामो निशान भी न था और पूरी कोठी रोशनियों से मुनव्वर थी। एक कमरे से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। राजू इसी कमरे की जानब बढ़ा। अंदर गया तो ऑडियो सीडी से मधुर गाना सुनाई दे रहा था। अंदर जाते ही वो जूतों समेत पलंग पर दराज हो गया। राजू का जहन मौफ हो रहा था। रमिया, सुमन और इनका घर पुरस्कार वाकयात की आमाजगा था। इसी वक्त घड़ियाल ने रात के 2 बजाए। इसके बाद नींद उसकी आंखों में उतरती चली गई। आंख खुली तो खिड़कियों से छन कर आने वाली धूप की शिद्दत से अंदाजा हुआ कि दिन हासा चढ़ आया है। घड़ी की तरफ देखा तो 10 बज रहे थे। पूरे 8 घंटे की गहरी नींद ली थी राजू ने। आप उठ गए हैं सरकार? आवाज कान में पड़ी तो राजू ने पलट कर देखा। एक 30-35 साल पक्के रंग की फरबा मुलाजमा उसे देख रही थी। गुसलखाने में आपके कपड़े इस्त्री करके मैंने टांग दिए हैं, तैयार होकर आ जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। बाथरूम एक तरफ सफेद काटन का बिल्कुल कलफ शुदा सूट हैंगर में लटक रहा था और साथ काले रंग की वेस्ट कोट। राजू जो गुस्ल के बाद कपड़े पहनकर बाहर निकला तो बात के दरवाजे के बाहर मोजे और काले चमकते बूट भी सलीके से रखे थे। सूट और बूट पहनकर राजू ने जिस्म को बिल्कुल हल्का फुल्का पाया और अपने आप को मोजिज तस्वर करने लगा। ब्रश करते हुए वापस कमरे में पहुंचा तो ठिठक कर रुक गया। रमिया सोफे पर बैठी थी। राजू को देखती ही खड़ी हो गई और अपना नाजुक सा हाथ राजू की तरफ बढ़ा दिया तो गैर इरादी तौर पर उसका हाथ भी आगे बढ़ गया। गुड मॉर्निंग, वो मुस्कुराते हुए बोली तो एक अजीब सनसनाहट राजू के जिस्म में दौड़ गई। मॉर्निंग, वो उसे देखता ही रह गया। वो सफेद चुस्त पजामा, काले रंग का कुर्ता और बहुत बड़ा जालीदार व्हाइट कलर का दुपट्टा, पाँव में खुस्सा, हल्के मेकअप में मुस्कुराती आंखों और मुस्कुराते लबों से वो राजू का इस्तकबाल कर रही थी। अच्छी खासी खूबसूरत थी, या शायद राजू ने जिंदगी में पहली बार किसी नौजवान लड़की से हाथ मिलाया और उसे अपने करीब पा रहा था, इसलिए अच्छी लग रही थी। बहरकैफ राजू उसे देखते ही मबहूत हो गया था। तशरीफ रखिए। रमिया ने राजू का हाथ पकड़कर उसे बिठाया। कैसी लगती हूँ? रमिया के इस अचानक सवाल पर राजू बौखला उठा। राजू होनकों की तरह उसे देखने लगा। हर रोज रमिया का नया रूप सामने आ रहा था। परसों इसने अलमारी से रकम निकालकर बड़ी हकारत से राजू की तरफ फेंकी थी और फिर जब गाड़ी में घर पर उतारा था तो इस वक्त भी इसका रवैया बड़ा तफीक अमेज था। और आज रात को माँ बेटी जादूगरनी नजर आ रही थी, जबकि इस वक्त उसके सामने प्यार भरी और शौक नजरों से देख रही थी। सुमन कहाँ है? राजू ने बात बदलने की कोशिश की। मामा, रमिया अचानक खामोश हो गई। वो तो अब बड़े दिनों के बाद आएगी। वो बाबा की अर्थी लेकर कलकत्ता गई है। कलकत्ता कब? आज रात को।
रमिया ने यूं सर को झटका जैसे उदासी को झटक रही हो, और फिर मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम कुछ दिन यहीं रहोगे। मैं? नहीं नहीं, राजू हैरान होकर बोला, घर दोनों बहनें अकेली हैं। दोनों अकेली कैसे होंगी? अकेली तो एक होती है, जैसे मैं हूं। रमिया के वजूद से उठने वाली खुशबू राजू को हवास पाख्ता किए जा रही थी। लेकिन मेरा घर जाना जरूरी है, राजू ने कहा। बीबी जी नाश्ता कर लें, लगा दिया है। वही पक्के रंग वाली मुलाजमा ने आकर कहा तो रमिया गेसू झटकते हुए खड़ी हो गई और वसी और इस कलफ शुदा बारीक सफेद आंचल संभालते हुए बोली, आओ बाकी बातें बाद में करेंगे। नाश्ता करके रमिया राजू को अपने कमरे में ले गई, जो ऊपर की मंजिल पर था, जिसे देखकर राजू की आंखें हैरत से फैल गई। कमरे की सजावट काबिले दीद और काबिले तारीफ नजर आई। कमरे के चारों तरफ खिड़कियां थी, जिनमें बड़े बड़े शीशे और अंदर की जानब नफीस पर्दे झूल रहे थे। एक तरफ पूरी कोठी का अंदरूनी मंजर और दूसरी जानब व्यू था। हर चीज से नफासत और इमारत टपक रही थी। आप बहुत अमीर हैं। राजू मरूब और नर्वस हो रहा था। उसने तो गुर्बत के घटाटूप अंधेरे में आंख खोली थी। हाँ, रमिया धब से सोफे पर गिरी। मनी इज नो प्रॉब्लम, बल्कि मैं सोचती रहती हूँ कि पैसा कहाँ खर्च करूँ। आप किसी कारोबार में लगा दें। फिर? वो सीधी राजू की आंखों में झांकते हुए हंसती हुई बोली, फिर आपको बहुत सा मुनाफा होगा। अच्छा, तो फिर इस मुनाफे को कहाँ खर्च करेंगे? तुम पागल तो नहीं हो? मैं कह रही हूँ कि पैसा मेरा मसला नहीं है। 2-4 लाख रुपए की तो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, और बाज़ औक़ात अपनी खरीदी हुई चीजें घर आकर पसंद नहीं आती तो दूसरों को गिफ्ट कर देती हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। राजू उठकर खड़ा हो गया। कहाँ? रमिया एकदम खड़ी होगी। घर? तुम घर नहीं जा सकते जब तक ममा नहीं आ जाती। वो हाथ सीने के नीचे बांधकर फैसला कुन लहजे में बोली, मुझे जाने तो रमिया, शाम को चक्कर लगा लूंगा। तुम्हें याद है कि तुम्हें रखा ही इसलिए गया है कि जब तुम चाहे तुम आओगे और जाओगे। तो मैंने इनकार कब किया है? लेकिन घर जाना जरूरी है, बहनें इंतजार कर रही होंगी। भाड़ में गई तुम्हारी बहनें। रमिया हत्थे से उखड़ गई। इसके पास सुनकर राजू की खोपड़ी घूम गई। मैंने यहाँ आने की हामी जरूर भरी है रमिया, लेकिन मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं हूँ। जा रहा हूं मैं। ये कहकर राजू लंबे लंबे डग भरता हुआ चल पड़ा। नीचे लॉन में आकर देखा तो रमिया खिड़की से नीचे देख रही थी, लेकिन इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख और तनाव का शिकार था। ठहरो, वो ऊपर से बोली, मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ आती हूँ। उसकी आवाज में कदरे बेबसी महसूस करके हल्की सी मुस्कुराहट राजू की मूंछों तले रेंग गई, और वो इसके इंतजार में खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। मुलाजिम अपना काम कर रहे थे। उन्होंने राजू को देखकर किसी हैरत का इजहार न किया था। थोड़ी ही देर में रमिया राजू के साथ गाड़ी ड्राइव करती हुई चल पड़ी। आज मैं तुम्हारी बहनों से भी मिलूंगी, रमिया गियर तब्दील करते हुए बोली। जरूर। राजू को भला क्या एतराज था? रमिया? वो राजू की तरफ देखकर बोली। उसके लहजे में अभी तक तलखी थी। घर जाना मजबूरी है, बहनों को अकेला नहीं छोड़ सकता हूं ना मैं, वरना मैं तुम्हें नाराज ना करता। देखो राजू, हर इंसान को जिंदगी में एक गोल्डन चांस जरूर मिलता है, और इस चांस को क्लिक करना इंसान के अपने ऊपर मुनहसर है। तुमने ये मौका खोने की आज पूरी कोशिश की है। ये सही है कि बाबा और मामा की अदम मौजूदगी में मैं कुछ कमजोर जरूर हो जाती हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि फरजाना तुम्हें रोक ही ना सकती। लेकिन ना जाने क्यों तुम्हें देखकर एक अनजानी खुशी का एहसास मुझे होता है। रमिया की बात का राजू के पास कोई जवाब ना था। वो टुकड़ टुकड़ों से देखता रहा। डैशबोर्ड खोलो, रमिया अपने रेशमी बालों को हाथ से पीछे करते हुए बोली, तो राजू का हाथ गैर इरादी तौर पर डैशबोर्ड की तरफ चला गया। हैं? डैशबोर्ड नोटों से भरा हुआ था। राजू ने सवालिया नजरों से रमिया को देखा तो वो मुस्कुरा दी। रख लो, जितनी जरूरत है ले लो। रमिया ने हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड से 100 वाले नोटों की 2 कापियां फिर राजू की झोली में डाल दी। राजू हक्का बक्का था। अभी तो कल वाले पैसे भी मौजूद हैं। राजू ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, जल्दी जल्दी खर्च करने की आदत डालो। खाओ पियो ऐश करो और सुनो। रमिया गुफ्तगू जारी रखते हुए गोया हुई। अपने घर में या किसी के सामने तुमने मुझे रमिया नहीं बल्कि फरजाना कहना है, या फरी कह लिया करो, और ये बात अच्छी तरह याद भी रखनी है। रमिया ने जोर देते हुए कहा और नजरें सड़क पर जमा दी। राजू का घर अब करीब ही था। शकीला और शुमाइला, जवान लड़की, भाई के साथ देकर हैरान हो गई। ये कौन है भैया? शकीला ने दरवाजा खोला था। मैं इन्हीं के साथ काम करता हूँ, ये फरजाना है। और जनाब, अब रातों को भी घर नहीं आते। सारी रात हम डरती रही हैं। काम तो फिर काम होता है, ड्यूटी इज ड्यूटी। अस्सलाम वालेकुम। वो दोनों रमिया से गले मिलने आगे बढ़ी, लेकिन इसकी शख्सियत और अमारत को देखकर झिझक गई और हाथ मिलाने पर ही इक्तफा किया। रमिया ने गले मिलने की कोशिश सिरे से की ही नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद तीनों घुल मिलकर बातें करने लगी, और राजू एक तरफ चारपाई पर नीम दराज हो गया। शुमाइला झटपट चाय बना लाई और बिस्किट वगैरह भी ला रखे। एक बात जो राजू ने भी महसूस की कि फरजाना यानी रमिया दोनों बहनों को वक्फे वक्फे से गहरी नजर से दिखने लगती, लेकिन इस वक्त राजू ने कोई तवज्जो नहीं दी, जबकि शुमाइला और शकीला तो इसके आगे बिछी जा रही थी। इनकी नजर में फरजाना कोई बहुत बड़ी हस्ती बल्कि भैया की मालकन थी। फरजाना खासी देर वहां रही और दोनों बहनों से घुल मिल गई। फिर दोपहर के वक्त वो वापस चलने के लिए तैयार होगी। चलते वक्त इसने गाड़ी के डैशबोर्ड से राजू को मोबाइल फोन निकाल कर थमा दिया। यह तुम्हारे पास ही रहेगा,
जब ज़रूरत होगी तो फ़ोन करके तुम्हें बुला लूँगी। और इसके बाद इसने मेरे घर के 2 नंबर भी दिए और बताया कि एक मम्मी के कमरे में है और दूसरा मेरा अपना नंबर है। मम्मा तो आजकल बाबा की अर्थी लेकर कलकत्ता गई है, फिलहाल मेरी और तुम्हारी बात हुआ करेगी। वो ये तमाम बातें कहकर चली गई। गुर्बत से निकलकर खुशहाली का सफ़र शुरू हुआ तो हुक्मदाद जान गया कि शकुंतला वाकई आसेब है और इसकी आमद से ही हालात पलटा खा रहे हैं। हुक्मदाद की दुकान दिनों ही में सस्ती अशिया बेचने की बिना पर दूर दूर तक मशहूर होने लगी और हर वक्त इस पर रश रहने लगा। अहले गांव ने यही समझा कि दुकान डालने से हुक्मदाद की किस्मत बदल गई, जबकि हकीकत ये थी कि शकुंतला हर रोज कहीं ना कहीं से हुक्मदाद को 8-10 हज़ार रुपये चोरी करके ला देती और हुक्मदाद अपनी खरीद से भी बाजुकात कम कीमत पर अशिया फरोख्त कर देता और उधार भी दे देता। यूं हुक्मदाद, जिसे लोग बेवकत समझते थे, इसकी इज्जत दिन ब दिन बढ़ने लगी। लेकिन वो खुद दुकान पर न बैठता था और सारी दुकान चौधरी सलीम ने संभाली हुई थी। अब तो एक आध मुलाजिम भी रख लिया था और खुद हुक्मदाद तो शकुंतला का गर्विदा हो रहा था। आज भी दोनों घर के सेन के दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन देखने वालों को अकेला हुक्मदाद ही दिखाई दे रहा था, जो खाट पर बाजू का सरहाना बनाकर लेटा हुआ था। शकुंतला इसके पहलू में दराज थी। हुक्मदाद, शकुंतला ने सरगोशी की। हाँ, वो आहिस्तगी से बोला, मैं रुपोशी की जिंदगी से तंग आ गई हूँ, खुलकर सामने आना चाहती हूँ। ये कैसे मुमकिन है? सब मुमकिन है। वो कैसे? वो यूं कि तुम ऐलान कर दो कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो। शकुंतला से और किससे? लेकिन तुम तो आसेब हो, हुक्मदाद सरासिमगी से बोला। मैं एक मुकम्मल जवान और खूबसूरत लड़की हूँ हुक्मदाद, क्या तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ? लेकिन वो सकीना, उसे तलाक दे दो, तेरी माँ भी तो यही चाहती है। लेकिन माँ तो मेरी खाला की बेटी अफशा को बहू बनाना चाहती है। तुम अब कमाओ पूत हो, मेरी शक्ल तेरी माँ देखेगी तो अफशा मंशा को भूल जाएगी और फिर तुम ऐलान कर देना कि ये लड़की मुझ पर आशिक है और अमीर कबीर है, तो तेरी माँ राजी हो जाएगी। अच्छा, हुक्मदाद कशमकश के आलम में बोला, और एक बात तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं। वो क्या? वो ये कि मैं इंसानी खून भी पीती हूँ। है? हुक्मदाद अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा तो सकीना, जो सेन में सफाई कर रही थी, वो फौरन लपक कर उठी और सवाली अंदाज में पूछने लगी, क्या बात है दाद? कुछ नहीं, तुम जाओ, हुक्मदाद जलाकर बोला। इसे शायद शकीना की मुदाहलत पसंद ना आई थी। शकुंतला भी सकीना को आता देखकर चारपाई छोड़कर एक तरफ हटकर खड़ी हो गई थी। एक बात तो बताओ दाद, सकीना जाने की बजाय चारपाई पर टिक गई, जब से तुम्हारी दुकान चलने लगी है तुम मुझसे हफा क्यों रहने लगे हो? ऐसी कोई बात नहीं, बस मसरूफियत हो गई है। ऐसी बात है, मैं सुन रही हूँ, तुम दूसरी शादी का भी सोच रहे हो। मैं नहीं, बेबे सोच रही है, हुक्मदाद बेजारी से बोला। एक ही बात है, बेबे सोच रही है तुम, लेकिन ये याद रखो, दूसरी शादी की तो मैं फिर भी नहीं रहूंगी। नहीं रहती तो चली जा, हुक्मदाद भी हत्थे से उखड़ गया। चली जाऊंगी, मगर 10 तोले सोना और हक महर के 1 लाख रुपए लेकर जाऊंगी, सकीना ने पुरानी धमकी आजमाई। फिर तू चली जाएगी ना, हुक्मदाद मानी खेज अंदाज में बोला। पूरे 1 लाख और पूरे 10 तोले सोना और तुम्हारा सारा सामान भी वापस कर दूंगा। हुक्मदाद की बात सुनकर सकीना हक्का बका रह गई और एकदम साकत हो गई। वो कौन चुड़ैल है जिससे तू शादी कर रहा है? दाद, क्या वो बहुत खूबसूरत है? दिखाऊंगा तुझे भी, देखेगी ना उसे तू, तुझे पता चलेगा कि खूबसूरती किसे कहते हैं। हाँ, मेरी जूती से। सकीना कबाब बनती हुई, पैर पटकती हुई घर से बाहर चली गई। शकुंतला, हुक्मदाद ने होले से आवाज दी। जनाबे आली। शकुंतला ने शरारत से हुक्मदाद की पुस्त पर आकर बाहें इसके गले में डाल दी। फिर मैं चली जाऊं पुरानी हवेली में वापस? शकुंतला ने पूछा। नहीं शकुंतला, हुक्मदाद ने जवाब दिया। तो फिर सकीना को तलाक देकर चलता करो। मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी। गायब हालत में अपने आप को ऐसे महसूस करती हूँ जैसे पिंजरे में कैद हूँ। लेकिन किसी को क्या बताऊंगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? वालदैन और खानदान के बगैर किसी से शादी करना आसान नहीं होता। शकुंतला पूछगिछ शुरू हो जाती है। जहाँ शकुंतला मौजूद हो वहां सब आसान और मुमकिन हो जाता है। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस जमाने में शहर की अमीर लड़कियां किस किस्म की होती हैं, ताकि मैं शहर की एक मालदार और आज़ाद खातून के रूप में तुम्हारे गांव आकर खूबसूरत सी हवेली बनाऊं और फिर तुम्हारे घर वालों से तुम्हें मांग लूं। शकुंतला की बात सुनकर हुक्मदाद हंसने लगा, फिर बोला, रिश्ता लड़कियों का मांगा जाता है, लड़कों का नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता हुक्मदाद, वो मैं सब कर लूंगी। लेकिन मैं शहर की अमीर लड़कियां लेकिन मैं शहर की अमीर लड़कियां कभी कभार देखता हूँ, गाड़ियों में बैठकर जा रही होती हैं, लेकिन बात करने या इन्हें करीब से देखने की कभी जरूरत नहीं हुई, क्योंकि वो बड़े शहरों में रहती हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ दिन किसी बड़े शहर में रहकर तैयारी करना होगी। शकुंतला फैसला कुन अंदाज में बोली। तो क्या तुम शहर चली जाओगी? मजबूरी है। मेरा क्या होगा? तुम्हारे पास इतनी रकम तो है कि तुम आराम से कुछ अरसा निकाल सकते हो। मेरे वापस आने तक तुम अपना रहन सहन, खाना पीना, लिबास वगैरह में इस हद तक तब्दीली लाओ कि तुम खाते पीते खानदानी आदमी और मालदार नजर आओ। फिर मैं वापस आकर तुमसे ब्याह कर लूंगी। लेकिन आज ना जाओ शकुंतला, आज मुझे कहीं से 1-2 लाख रुपए ला दो ताकि मैं मजीद बेहतर हो जाऊं। हुक्मदाद का लज्जाता अंदाज शकुंतला को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया।
اچھا ٹھیک ہے، لیکن پھر میں رات کو کسی وقت یہاں سے نکل جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اچھا میں پھر جاتی ہوں تمہارے لیے رقم کا بندوبست کرنے۔ یہ کہہ کر شکنتلا چل پڑی۔ ابھی وہ غائب حالت میں چلتے ہوئے حکمداد کے گھر سے تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اسے سکینہ کسی لڑکی کے ساتھ رازدارانہ انداز میں باتیں کرتے ہوئے ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ شکنتلا نے سوچا دیکھو یہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ شکنتلا لپک کر ان کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ سکینہ اس کی سہیلی بیری کے درختوں کی چھاؤں میں جا کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ شکنتلا بھی ان کے اتنے قریب جا کر بیٹھ گئی تھی کہ ان کی باتیں بآسانی سن سکے۔ اب جلدی سے مجھے اس فقیر کا نام بتا دو رضیہ، سکینہ نے بےتابی سے پوچھا۔ نام تو مجھے پتا نہیں، پر سب انہیں بابا جی کہتے ہیں۔ بابا جی؟ سکینہ زیر لب دہرا کر بولی۔ ہاں، ہر مہینے کے پہلے اتوار کو بابا جی چودھری فضل الدین کی حویلی میں آتے ہیں اور 3 دن قیام کرتے ہیں۔ بڑے اللہ لوگ اور پہنچے ہوئے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں۔ معمولی کام کے تو نہیں، لیکن جیسا تمہارا کام ہے اس کے تو پیسے شاید لیں۔ مجھے تو فراڈ نظر آتا ہے، سکینہ سر ہلا کر مایوسی سے بولی۔ نہ فراڈ نہیں ہے، وہ بندہ دیکھے بغیر بھی یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ کس کام سے آئے ہیں۔ اچھا، سکینہ دیدے پھاڑ کر حیرانی سے بولی۔ ہاں، اور آج ان کا آخری دن ہے۔ چلنا ہے تو پھر آج ہی چلو، ورنہ اگلے مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے اگلے مہینے تک تو حکمداد تمہیں طلاق ہی دے دے۔ آج بھی تیری ساس افشاں کے گاؤں کی طرف گئی ہے۔ رضیہ کی باتیں سن کر سکینہ سوچ میں ڈوب گئی۔ دوپہر کے بعد چلیں گے، وہاں بڑا رش ہوتا ہے۔ سکینہ میری مان تو ابھی چل۔ رضیہ بھی چلنے پر مصر تھی۔ اچھا تو پھر میں ٹھہر کے آتی ہوں، یہ کہہ کر سکینہ گھر چلی گئی اور رضیہ چھوٹے موٹے گھر کے کام نپٹانے لگی۔ شکنتلا ایک طرف بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ چلو میں بھی ان کے ساتھ جا کر دیکھتی ہوں یہ بابا جی کون ہے۔ چند دن گزر گئے، فرزانہ کا کوئی فون نہ آیا۔ راجو کے پاس ہزاروں روپے تھے جس سے وہ گھر کا ضروری سامان لے آیا۔ گھر کے حالات بدلنے لگے۔ اہل محلہ کو یہ بتایا گیا کہ راجو کو اچھی جگہ ملازمت مل گئی ہے۔ بہنیں بھی خوش تھیں، لیکن اب راجو پریشان ہو رہا تھا کہ فرزانہ نے فون کیوں نہیں کیا۔ کیا اسے اس کی ضرورت نہیں رہی؟ انہی سوچوں میں گم ایک دن راجو نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا فرزانہ کی کوٹھی، جس کے باہر آشیانہ لکھا ہوا تھا، پہنچ گیا۔ شام کا وقت تھا، کوٹھی کے گیٹ پر حسب سابق کوئی نہ تھا اور تمام لائٹیں آف تھی، لیکن اسے کوئی ڈر نہ تھا۔ گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کسی بھی متوقع واقعے کے پیش نظر راجو چوکنا تھا، لیکن کچھ نہ ہوا اور کوئی نظر نہ آیا۔ وہ چلتا چلتا سیڑھیوں پر آ گیا اوپر فرزانہ کے کمرے کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ سیڑھیوں کے پاس سوئچ بورڈ پر نظر پڑی تو آن کر دیا۔ ٹیوب لائٹس روشن ہو گئیں۔ اب ڈر کم ہوا۔ فرزانہ کے کمرے کے پاس گیا تو اندر ہلکی سی روشنی محسوس ہوئی۔ کمرے کی کھڑکیوں کے پردے برابر ہوئے تھے۔ دروازہ کٹکھٹانے سے بیشتر اچانک خیال گزرا کہ اندر جھانک کر تو دیکھ لوں کہ فرزانہ کیا کر رہی ہے۔ اس نے کی ہول سے آنکھ لگا دی تو اس کی سانس رکی۔ خوف سے وہ گنگ ہو گیا اور پھر باوجود ضبط کے اس کی چیخ نکل گئی۔ پسینہ مساموں سے پھوٹ پڑا۔ پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہونے لگا۔ پھر راجو بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو راجو نے 4 پری پیکروں کو اپنے قریب پایا۔ ان میں ایک فرزانہ تھی اور باقی 3 نئے چہرے تھے۔ چاروں صوفوں پر بیٹھی تھیں۔ فرزانہ سمیت چاروں لڑکیوں کے چہرے گہری سنجیدگی لیے ہوئے تھے، بلکہ فرزانہ تو جینس میں ملبوس تھی، کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ راجو سیدھا ہو کر بیٹھ کر تو فرزانہ تھوڑی سی چونکی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر حرامہ حرامہ راجو کے پاس آ گئی، اور پھر غیر متوقع طور پر اس نے ہاتھ پھیر کر زوردار تماچا راجو کے منہ پر رسید کیا اور خود ہاتھ کولوں پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ تجھے پہلے بھی منع کیا تھا کہ بغیر اجازت اور بغیر بلاوے کے ادھر مت آیا کر، پھر تمہیں جاسوسی کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ راجو فرزانہ کے اس جارحانہ رویے سے ہکا بکا رہ گیا۔ ابھی وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ فرزانہ نے دوبارہ ہاتھ پھیرا اور راجو کے دوسرے گال کو سرخ کر دیا اور اس کے بعد 3-4 تھپڑ مسلسل جڑ دیے تو راجو کی کھوپڑی گھوم گئی۔ ایک لڑکی دوسری 3 لڑکیوں کے سامنے اس کو یوں بے عزت اور ذلیل کر رہی ہے۔ وہ غصے سے تیزی کے ساتھ اٹھنے لگا، لیکن اٹھنے کی اسے حسرت ہی رہی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے بستر نے اسے جکڑ لیا ہو، شاید اس کے ہاتھ پاؤں میں طاقت نہ رہی ہو۔ وہ فوراً ہی اپنے آپ کو نیف و نزار محسوس کرنے لگا اور اس کا جسم حرکت سے قاصر ہو گیا۔ تینوں دوسری لڑکیاں اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کمرے میں کچھ نہ ہو رہا ہو، یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان کے عین مطابق اور روزمرہ کا معمول ہو۔ ادھر فرزانہ دھڑا دھڑ راجو کے منہ پر تماچے مار رہی تھی۔ چودھری فضل الدین کی حویلی کے دالان میں کناتیں لگی اور دریاں بچھی تھیں۔ دریوں پر مختلف دیہاتوں سے آنے والی خواتین نیم دائروں میں بیٹھی تھیں۔ ان کے سامنے ایک خوبصورت پالش شدہ لکڑی کا 3 فٹ اونچا تخت پوش تھا جس پر قالین اور گاؤ تکیہ پڑا تھا۔ سکینہ اور رضیہ عورتوں میں جا کر چادروں کی بکل مار کر دوزانو ہو کر بیٹھ گئی۔ شکنتلا بھی ایک طرف عام عورتوں سے آگے نکل کر تخت پوش سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ تو کسی کو نظر نہ آ رہی تھی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک 75 سالہ باوا سفید ریش لاٹھی ٹیکتا ہوا نظر آیا۔ 2 آدمی سہارے کے لیے اس کے ہمراہ تھے جنہوں نے باوا جی کو تخت پوش پر بیٹھنے میں مدد کی۔ بیٹھتے ہی باوا جی مراقبے میں چلے گئے۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان پر راشد طاری ہو گیا۔ تمام جسم کانپنے لگا، ہاتھ مڑ گئے،
آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں، حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ تو ساتھ آئے آدمیوں نے فوراً ہی ایک بڑی سی سفید چادر بابا جی کے اوپر ڈال دی۔ چادر کے نیچے بابا کی حرکات جاری تھی۔ تمام عورتیں حیرت اور عقیدت سے محو تھیں۔